सबसे पहले तो तुम लोग को डिफरेंस बताया जाए कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या डिफरेंस होता है। तो कोई नहीं बोलेगा, बस कान खोल के सुनना, आराम से बताएंगे। देखो इकोनॉमिक सर्वे का मतलब होता है, देखो पहले तो समझो कि इकोनॉमिक सर्वे में 2020 और 21 लिखा गया है, यानी कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या काम हुए थे उसका लेखा जोखा वहाँ पे, और आने वाले फ्यूचर में एक फोरकास्टिंग कि ये होगा, यही इकोनॉमिक सर्वे है। मगर जो यूनियन बजट होता है, यूनियन बजट में अब जो साल आने वाला है उसमें कितना एलोकेशन कर रहे हैं आप फंड, तो इसलिए यूनियन बजट 2021 और 22 होगा, इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 21 होगा। समझ में आया? तो हेडलाइंस वही है, इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 21, यानी कि एक साल में क्या क्या चीज़ हुए हैं और आने वाले इससे फ्यूचर क्या बात होगा। देखो हर समय क्लास में बताया गया है वी शेप्ड वाला। अब वी शेप्ड क्यों ना हो, क्योंकि हम तो हर समय से बोल ही रहे थे कि 23.9% तुम नीचे गया है कि नहीं है। तो क्या बोलते हैं, नीचे जाए, जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, उसके बाद फिर तुम्हारा दूसरा क्वार्टर में भी कम हुआ है, और टेक्निकली हम बोले तो रिसेशन में हम लोग, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में यदि तुम्हारा फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ तो ऑटोमेटिकली टेक्निकली तुम्हारा कंट्री रिसेशन में चला गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 ठीक है जो हुआ, अब इकोनॉमी ऊपर की तरफ है, ठीक है। और ये जो पहला जो मॉड्यूल है, इस पहला मॉड्यूल में तुम्हारा जितने भी इकोनॉमिक सर्वे का जितना भी तुम्हारा चैप्टर्स है उसका एक समरी है। जैसे संविधान का प्रीएम्बल एक समरी है, उसी तरह जो फर्स्ट मॉड्यूल तुमको बताएंगे जो कि बहुत सारे पॉइंट्स है, इसी पॉइंट को आने वाले समय में, आने वाले दूसरे मॉड्यूल में डील करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। आर यू गेटिंग मी? समझ में आया बात? तो पहला क्या ओवरव्यू है इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है। देखो तो बताने से पहले बहुत सारी चीज़ बताना चाहेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें है क्या कि वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, यानी कि हमारा जो इकोनॉमी है वो वी शेप तरह रिकवर कर रहा है। देखो वी शेप क्यों ना हो, वी का शेप देखोगे यहाँ नीचे जा रहा है, इधर देखिए इधर नीचे जा रहा है, फिर उठ रहा है, ठीक है। तो कितना प्रोजेक्ट किया जा रहा है 2021 और 22 में, कितना रिकवरी होगा। और इससे पहले हम क्लास में ये भी बता चुके हैं कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या अंतर है। मैं फिर भी एक बार बताना चाहूँगा इस चीज़ को। अभी हम लोग बोलते हैं कि हम 2.7 ट्रिलियन डॉलर का हम लोग जीडीपी है, यस आई एम करेक्ट। अब देखो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या अंतर होता है। देखो नॉमिनल जीडीपी में तुम इन्फ्लेशन घटा देते हो तो रियल जीडीपी हो जाता है, समझे। बेस ईयर में चले जाओगे तो रियल जीडीपी हो जाएगा। तो रियल जीडीपी को दूसरा टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। और जो नॉमिनल जीडीपी है, जीडीपी एट करेंट प्राइस। और जीडीपी निकालने का अलग अलग तरीका होता है, जो कि मैंने बहुत पहले बता दिया था ट्यूटोरियल्स में। और इस बार तुम तो किताब ले ही आई हो संजीव वर्मा का, तो उसमें और डिटेल्स में बात करेंगे। होप सो समझ में आ गया होगा। ये बताने की आवश्यकता इसलिए क्योंकि आंकड़ा दिया गया है और उस समय वर्ड यूज़ करेंगे रियल जीडीपी का, तो दिमाग में हो जाना चाहिए सभी चीज़। देखो इसमें साफ साफ, इस मॉड्यूल में साफ साफ ये बताया गया है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है ना कहीं ये डिमांड को पुल करेगा। कैसे, क्यों नहीं करेगा? जब आप जाओगे तो डिमांड पुल होगा ही होगा, और इससे कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को फायदा होगा, जो कि सही बात है। एक्सपर्ट बोल रहे हैं इस चीज़ को। आर यू गेटिंग मी? और उसके बाद जो प्रोजेक्शन है कि इस तरह आपका ग्रोथ होगा, वी शेप के साथ ग्रोथ होगा। तो देखो समझो इस बात को। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 salient features. Number 1, V-shaped recovery in 2021-22. India is headed for V-shaped economic recovery in 2021-22. GDP is expected to contract by 7.7 in the 2020 or 21. जो ये फाइनेंशियल ईयर है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है ओवरऑल पिछले साल के तुलना में, क्योंकि जानते हो जीडीपी का जो होता है क्वार्टर 4 क्वार्टर को जोड़ोगे तो एक फाइनेंशियल ईयर। तो हम यदि 4 क्वार्टर को जोड़ दिए और एक फाइनेंशियल ईयर हुआ, और जितना भी पहले था उसकी तुलना में 7.7% कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन 100 है तो 100 में 7.7 घटा दो तो कितना हुआ, 93.3। आर गेटिंग मी? इतना कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि देख रहे हो तुम्हारा 23 घट गया था, उसके बाद और घट गया था, तो जीडीपी घट रहा है। अब इसका आंकड़ा के थ्रू समझेंगे थोड़ी देर में। तो
तो वही बोल रहा है कि जीडीपी हमारा कितना कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है 7.7। प्रिसाइज रहना होगा यहाँ पे कोई वो नहीं चलेगा, समझे। अब गजब बात है। अब जीडीपी में तो बहुत कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, प्राइमरी सेक्टर का है, इंडस्ट्री सेक्टर का है, सर्विस सेक्टर का, यही नहीं जानते हो अभी तक कि जीडीपी में ये तीनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। मगर गजब बात ये है कि कोविड के टाइम में भी, लॉकडाउन के टाइम में भी एक ही मात्र सेक्टर आगे रहा, वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। और गजब ट्रेंड हो जाएगा इस बार पहली बार आफ्टर लॉन्ग टाइम एग्रीकल्चर का ग्रोथ देखने को मिलेगा सभी को। अभी तक खाली भूख रहे थे 15%, उससे थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि सर्विस घट जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग भी देखेंगे थोड़ी देर में। देखो तो एग्रीकल्चर विल सी 3.4% ग्रोथ, 3.4% से बढ़ेगा, समझे। इंडस्ट्री विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.6%, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 9.6% से घटेगा, यानी कि पहले 100 यूनिट हो रहा था तो 9.6 घटा दो उसको। सर्विस भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे 8.8% से लगभग 9% से। हाउएवर with the V-shaped recovery, the economy in the 2021 and 22 is expected to grow by 11%, और 11% से रिकवरी होगा, यानी कि इतना जीडीपी होगा। तो बोलोगे सर ऐसे कैसे होगा, तो बाबू क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जीडीपी लॉकडाउन के टाइम में घट गया, ये बेस ईयर लोगे तो 11% तो आराम से हो जाएगा। बेस ईयर कम हो गया ना, बेस कम हो गया, 100 के हिसाब से तुम 110 लोगे तो कितना हुआ, 10% इंक्रीज हुआ, और 90 के हिसाब से 100 लोगे तो वो भी 10% इंक्रीज हुआ है। समझ में आता है, क्योंकि बेस ईयर जो बेस इफेक्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट। क्यों, क्योंकि इस बार जीडीपी कम हो गया। अब इसके हिसाब से अगला साल का जीडीपी नापा जाता है पिछले साल के हिसाब से, तो उसके हिसाब से 11% है। तो समझो बात को, होप सो समझ में आ रहा होगा। अभी फिगर के साथ बताएंगे। अब कैसे हम बोल देंगे वी शेप्ड हमारा इकोनॉमी रिकवरी करेगा, कैसे करेगा। तो देखो ये क्या है, तो मैंने बताया मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, जो वैक्सीन लगाए जा रहे हैं बुला के, ये कहीं ना कहीं तुम्हारा डिमांड को ये बढ़ा देगा। ये नंबर 1 रोबस्ट रिकवरी इन द सर्विसेज सेक्टर। हाँ, सर्विसेज सेक्टर मानते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिकवरी हो रहा है सर्विस का भी, वर्क फ्रॉम होम हो ही रहा है। तो उसके बाद रोबस्ट ग्रोथ इन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, जो कंजम्पशन में भी ग्रोथ अब तो हो ही रहा है क्योंकि कोविड-19 खत्म हो गया, आस्ते आस्ते लोग कंज्यूम करना शुरू कर दिए, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। देखते हो सरकार 3 पैकेज, इतना बड़ा बड़ा पैकेज लेके आई है, क्या इन्वेस्टमेंट ही तो है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और मैंने बहुत पहले इस क्लास में बताया था कि जीडीपी नापने का एक तरीका और है, 4 पैरामीटर्स होते हैं रमानंद जी, याद है आपको, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और क्या होता है कोमल, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एंड 4th वन इज योर नहीं, दैट्स अ डिफरेंट। क्या होता है बताओ, 4 पैरामीटर बताए थे, क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एंड 4th वन इज कंजम्पशन। याद आया। और हमारा कंट्री तो कंजम्पशन लेट है ना, कोलगेट जो ब्रश करोगी है ना, वह जो बनाओगी, मैगी बनाओगी, जो भी नूडल्स है, उसी से तुम्हारा अर्थव्यवस्था चल रहा है। ये 4 पैरामीटर, और भी पैरामीटर होते हैं, जीडीपी का नापने का मानदंड बहुत ज़्यादा है। एक तरीका ये है, एक तरीका मैं बता रहा हूँ। हाँ, आखिर ये चारों घुसा कर देखेगा तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में मैच कर जाएगा सभी चीज़। हाँ, तो बात समझा। तो यही देखो, कंजम्पशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा जीडीपी, सिंपल बात है, इसलिए समझाना पड़ता है। इट इज सब्सटेंशिएटेड बाय द फैक्ट दैट देयर इज अ इंक्रीज इन पावर डिमांड। पावर डिमांड बढ़ेगा क्योंकि सब नॉर्मल हो गया है, इन्वेस्टमेंट होगा तो प्राइवेट डिमांड, पावर डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक इंडस्ट्री बना दिए तो पावर डिमांड बढ़ गया, वहाँ एम्प्लॉयमेंट बन गया, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, बहुत तरह का बात है। उसके बाद तुम्हारा रेल फ्लाइट हो रहा है, क्यों ना हो, ईस्टर्न कॉरिडोर का बात है, वेस्टर्न कॉरिडोर का बात है, तो मोदी जी जाकर वहाँ पे कर तो रहे हैं। तो बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा बढ़ना ही है डिमांड, समझे। ई वे बिल्स बना है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल्स बना है, वही जैसे तुम देखते हो फास्टैग आया कि नहीं आया, जा रहा है कट गया, ये सब तरीका है। जीएसटी कलेक्शन तो फिर से अच्छा हो ही गया है, उस समय ना गॉड ऑफ एक्ट लगा दिए, उसके बाद जब नॉर्मलाइज हुआ है तो फिर जीएसटी बढ़िया हुआ है। स्टील कंजम्पशन हुआ है, स्टील कंजम्पशन क्यों इंपॉर्टेंट है बाबू, स्टील का जरूरी है, इंडस्ट्री का जड़ है स्टील। स्टील जितना है, बिल्कुल स्टील जितना कंज्यूम होगा उतना ही तुम्हारा आयरन इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा। और आयरन इंडस्ट्री आगे बढ़ने का मतलब क्या कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ना हुआ, समझे बात को।
यानी कि ये सभी चीज है जिसको मद्देनजर देखते हुए हम लोग एहसास कर रहे हैं कि हाँ भी शेप रिकवरी होगा। समझे बात को? इंडिया विल हैव अ करेंट, देखो बताओ इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? अभी तक तुम लोग खाली सुन रहे थे करेंट अकाउंट डिफिसिट, करेंट अकाउंट डिफिसिट, है कि नहीं है? अब करेंट अकाउंट का बात आता है तो तुम लोग बताया ही गया है, तो एक फाइनेंशियल अकाउंट हो सकता है, एक करेंट अकाउंट हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो भाग में तोड़ दो, या फिर से याद दिला दे। रामानंद जी बताइए जल्दी से, करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा? ठीक है, ठीक है, एनआरआई जो प्रॉफिट भेजता है, या फिर हम इसको रिमिटेंसेस बोले, रिमिटेंस एनआरआई मतलब करिए। और उसके बाद सर्विसेज, हाँ जो आईटी हमारा काम कर रहा है। ये करंट अकाउंट हुआ, एक्सीलेंट। कोमल तुम फटाफट हमको बताओ तो, कैपिटल अकाउंट जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंट भी बोल देते हैं, क्या क्या होता है बब्बू बताओ जल्दी। एनआरआई डिपॉजिट, हाँ सही तो बोल रहे हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकता है, मतलब याद है तुम लोग को, अच्छी बात ये है याद है। तो अभी तक तो बचपन लोग यही जान रहा था कि करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। इस बार प्रोजेक्ट किया गया कि 17 साल बाद ऐसा होने वाला है हमारे इंडिया में कि हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट सरप्लस में चले जाएंगे। वाह व्हाट अ वर्ड। देखो यहाँ समझो, आप समझ में आएगा ये चीज़। इंडिया विल हैव अ करेंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 2% ऑफ जीडीपी इन 2020-21। समझ में आया? जो कि हिस्टोरिक हाई होगा 17 साल बाद। होप कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अरे गधा लोग देखो ना, नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अभी 21 जनवरी को क्या हुआ, 50,000 का आंकड़ा छुआ कि नहीं छुआ? बीएसई नॉर्म्स छुआ कि नहीं छुआ? इसका मतलब क्या, ह्यूज रेवेन्यू, ह्यूज पैसा आ रहा है आपके उसमें शेयर मार्केट में। समझ रहे हो? सब चीज़ को लिंक करते जाओ, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज रिकॉर्ड ऑन ऑल टाइम मंथली हाई। नवंबर में, खाली नवंबर का मैं बात कर रहा हूँ, नवंबर 2020 का, बताओ लगभग 9.8 बिलियन यानी कि 10 बिलियन डॉलर का खाली नवंबर में आया है। क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए तुमको और? इतना ज़्यादा राशि आए हैं। तो अब बच्चे लोग आप बात करते हैं हम लोग कि रियल जीडीपी जो है, हाँ रियल जीडीपी देखो 19-20 में बाबू जो रियल जीडीपी था, यानी कि इन्फ्लेशन नहीं है यहाँ पे, इन्फ्लेशन डालोगे 7% से 6% से। अभी जानते हो कि 11 मंथ में लगभग 6 को तो पूरा से कर दिया है, बार बार बताया है तुम लोग को। तो यदि इन्फ्लेशन को हटा दे तो रियल जीडीपी हमारा 19-20 का कितना था, 145.7 यानी कि 146 लाख करोड़। ठीक है कोमल, समझ में आया बाबू? उसके बाद देखो रियल जीडीपी एक साल बाद देखो घट गया, क्यों नहीं? ये कोविड का इफेक्ट है। अब उसके बाद अब जो जीडीपी होगा 21 और 22 का, समझो वो कितना होगा, 149.2 लाख करोड़ का। तो बाबू जो 11% हम भूग रहे हैं ऊपर में, तो वो 134 के कॉन्टेक्स्ट में 11% है, 149 वहाँ पे देखते रहो। मगर यदि 145 से कॉन्टेक्स्ट में 149 जाएंगे तो मात्र 2.4% का ग्रोथ है वो। यानी कि ओवरऑल देखोगे 2 साल में देखोगे तो कोई ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ नहीं है, वो 2.4 का है। मगर 20-21 के कंपेयर में 21-22 देखेंगे तो 11% का रिकवरी है। क्यों? क्योंकि बेस इफेक्ट। और बेस इफेक्ट क्या है, 134.4 लाख करोड़ का। होप सो समझ में आ गया होगा। तो बोला कि इवन विद द 11% रिकवरी, अब भी सेव्ड हो जाएगा, 11% का रिकवरी होगा एज कम्पेयर टू 2021-22 का होगा, एज कम्पेयर टू 2020-21 का। ठीक है, मैं 2 साल का बात करें, 19-20, 20-21, ये 2 साल होगा कि नहीं होगा? 2 साल का बात करेंगे तो बाबू मात्र 2.4% का होगा। और ये कैसे बता रहे हैं? क्योंकि 145.7 लाख करोड़ से जब 149.2 लाख करोड़ आओगे तो बाबू तुमको 2.4% नजर आएगा। कैलकुलेट करके देख लो। होप सो समझ में आ रहा होगा रवानंद जी आपको? होप सो। अब देखो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज है, स्टेट के अंदर जो डिस्पैरिटीज है, जो कमी है, चाहे हम बात करें रूरल और अर्बन एरियाज़ का, रूरल एरियाज़ में अपना डिस्पैरिटी, अर्बन एरियाज़ में अपना डिस्पैरिटी।
Laggard states have gained relatively more between 2012 and 2018। बोला जो लैगर स्टेट्स है, यानी कि जो स्टेट पीछे रह गए बहुत सारे चीज़ में, वो आगे है, उसको एडवांटेज है। कैसे एडवांटेज है? बहुत सारा चीज़ हुआ है। MG नरेगा आ गया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना आ गया है, बहुत तरह आ गया है। अब तुम देख लो ना यार, नाकोड़ी चक्का जो बोलते हैं यहाँ का गांव है, एक समय में बिजली ही नहीं था, वहाँ पहुँचा दो तो आदमी समृद्ध हो गया, है कि नहीं है? तो जो लैगर स्टेट्स है, जो कि मैंने तुमको कुछ दिन पहले आंकड़ा के साथ बताया था कि भले ही तुम हर समय बिहार को खराब बोलता है, मैं बहुत सारा तुम्हारा माल न्यूट्रिशन के कंटेक्स्ट में तुम्हारा तो बराबर है गुजरात का। तो गुजरात कैसे हो गया डेवलप स्टेट? गुजरात में और बुरा स्थिति है इनफैक्ट। तो यही लैगर हेड स्टेट जो पीछे है स्टेट, वो भी, और जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज है, चाहे रूरल एरियाज में चाहे अर्बन एरियाज में, वो घटा है। इसका मतलब वहाँ पे भी डेवलपमेंट पहुँचा है, कहने का मतलब ये हुआ, समझे? बिकॉज ऑफ द एम्बिशियस प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सौभाग्य पे किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए। कोशिश तो कर रहा है ना सरकार, और गेटिंग मी, और इकोनॉमिक सर्वे पूरी तरीके से सरकार की कोशिशों को रखेगा, तो उसी टोन में बात नहीं करेंगे। अभी क्रिटिक होकर थोड़ी बात करेंगे हम। अभी ऐसे स्विच करके बोलना होगा। क्यों? क्योंकि उल्टा क्रिटिक बता देंगे तो बाद में लिख दीजिएगा तो हो गया, 0 नंबर मिल जाएगा। इसलिए अपना टोन चेंज करना पड़ेगा। देखिए, अब बात को समझते हैं। अब देखो, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में देखो, इसमें बहुत बड़ा शब्द है, इसमें गजब का चीज़ है। हर समय बच्चा लोग तुमको एनपीएस भूख के बताया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उसके लिए हम बैंकरप्सी कोड लेके आते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी लेकर, उसके लिए सरफेसी लेके आया जाता है। उसके लिए ये भी बताया जाता है कि 9 मंथ का होल्ड कर दिया गया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को, ताकि एनपीए जो हो गया कॉर्पोरेट का वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो कमा ही नहीं रहा है कोविड के टाइम में, यही बताया गया था। तो ये बोला कि ठीक है, हम मानते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में, जैसे कोविड में आया या फिर 2008 में आया है ना, हुआ था, वर्ल्ड वाइड हुआ था, हम मानते हैं कि ये जो आप होल्ड ऑन करने का बात कर रहे हैं, जो भी आपके पास मैकेनिज्म्स हैं, ये टेम्परेरी पीरियड के लिए हो सकता है। इस पीरियड को लंबा खींचेगा तो दिक्कत है। इकोनॉमिक सर्वे में ये बोला जा रहा है, समझे? तो उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोला था समझो, कि ड्यूरिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस रेगुलेटरी फॉरवेरियंस, यानी कि होल्डिंग बैक रेगुलेटरी एक्शन, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को रोक दिए आप कुछ वक्त के लिए, समझे? हेल्प बोरोवर्स टाइड ओवर टेम्पररी हार्डशिप। हाँ, बोरोवर जो कर्जा लिया है, कॉर्पोरेट हुआ है, ठीक है, उसका जो हार्डशिप है वो कुछ वक्त के लिए वो अपना रख सकता है, बचा के रख सकता है, क्योंकि बार बार उसको बैंक उसको परेशान नहीं करेगा, कुछ वक्त के लिए वो बच सकता है। हाउएवर होल्डिंग बैक रेगुलेटरी एक्शन, यानी कि फॉरबियरेंस कंटिन्यूड लॉन्ग आफ्टर द इकोनॉमिक रिकवरी फॉर ओवर 7 years through window dressing and misallocated credit, and this result in unintended consequence for the economy। 2008 का बात करूं, ये 2008 का इकोनॉमिक ग्लोबल क्राइसिस के बारे में बोला गया है। आप ठीक है, आपने कुछ वक्त दे दिया इन लोगों को कॉर्पोरेट को सुधारने के लिए, उसके लिए आपने एवरग्रीन ऑफ लोन भी दे दिया, एनपीएस को और बढ़ा दिया। जब रघुराम आए तो पता चला कि तुम्हारा ये कार्बेट में छुपाया जा रहा है इस चीज़ को, इसलिए हमारा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है पिछले वक्त में। जब कार्बेट से निकला पता लगा हर जगह एनपीएस है, एनपीएस बढ़ गया, एनपीएस बढ़ेगा तो हेल्थ खत्म हो जाएगा तुम्हारा, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि बैंक में पहले से चौपट है। तो इस तरह का गलती अब ना हो। और किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहता है? ये इस कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहता है कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी आपने जो रियायत दिया है, 8-9 महीना का जो आपने टाइम दिया है, ये गलती मत करिएगा। पहले भी गलती हो चुका है ये, कि लंबा वक्त दे दिए थे, एनपीएस आपका कलेक्ट होते चला गया, जिससे बैंकिंग सिस्टम में क्या हुआ, फेलियर हो गया। समझ रहे ना रमानंद जी? तो ये है, इससे क्या हुआ, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हुआ, इकोनॉमी को भुगतना पड़ा, हमारा इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब देखो दूसरा, बताओ, गजब बात है, इंडिया में बाबू 1600 दिन लगता है एक कंपनी को क्लोज करने में, तो कहा है तुम्हारे कंट्री में वो करेगा, है ना? अब बताओ, कंट्री क्लोज, अब मेरा घाटा में चल रहा है और कंपनी को हमको क्लोज करना है, तो 1600 दिन लगता है। देखो ये बोल रहा है कि इन इंडिया इट टेक्स अबाउट 1600 days टू क्लोज अ कंपनी इवन इफ ऑल द पेपर्स आर फाइन, जबकि सिंगापुर में 128 दिन लगता है। बिल्कुल समय लगता है, एक दिन में कंपनी खुलते हैं, वो बंद नहीं होते हैं, बंद होने का बहुत प्रोसेस, क्या भरोसा भाग रहा हो,
क्या भरोसा उसने पोल्यूशन वाला जो नॉर्म्स है उसको वो कर दिया हो, डिस्ट्रॉय कर दिया हो या डिग्रेड कर दिया, बहुत तरह का बात है। तो मैं इतना लंबा क्यों लगता है? सिंगापुर देखिए कितना अच्छा है, 128 दिन में ही कंप्लीट कर लेता है वो, है कि नहीं है? द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, रूट कॉज क्या है, क्यों इतना लगता है? ओवर रेगुलेशन, झुट्टो का एक आया तो फिर दूसरा ब्यूरोक्रेसी आ रहा है, फिर दूसरा तीसरा डिपार्टमेंट से आ रहा है, फिर चौथा डिपार्टमेंट से आ रहा है। ओवर रेगुलेशन है और कॉम्प्लेक्सिटी है रेगुलेशंस में। कोई अपने तरीके से कर रहा है, कोई अपने तरीके से कर रहा है, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन हम लोग का। तो ये चीज़ एंड इंटेंडेड टू रिड्यूस डिस्क्रिप्शन, और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि कंपनी का अपना मनमानी ना हो। बस सबसे बड़ा बात है कि आप ऐसे करिएगा, 1600 दिन लगा दीजिएगा तो कौन कंपनी आएगा आपके कंट्री में इन्वेस्ट करेगा? क्यों? अब उसका यदि नुकसान हुआ तो उसके पास एग्जिट होना चाहिए कि एग्जिट करे जाए। तो ये सब चीज़ एक तरह से सरकार को दिखा रहा है कि ये सब में कमी है आपका, ये आपको यहाँ पे रिफॉर्म्स लाना होगा। यदि मैं इनडायरेक्टली बात करूँ रामानंद जी, तो हम बोल सकते हैं ना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सही टर्म्स में आप बढ़ाइए, इसको अलग भाषा में हम बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग लेबर है ना, वहाँ पे गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है, गेटिंग क्रेडिट का बात है। यानी कि हमारा जो वर्ल्ड बैंक का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसको और आप दुरुस्त करिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गजब का तुम्हारा डिफरेंस लाया है, बहुत सारे स्टेट में गजब का लाया है। जो जिस स्टेट में तुम्हारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ, जैसे बिहार, आसाम और सिक्किम में गजब रिजल्ट है एज कम्पेयर टू स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि वहाँ पे डिक्लाइन कर दिया ममता बनर्जी ने, लगाने नहीं दिया वहाँ पे। जानते हो तुम लोग, राजनीतिक रीजन हो गए। हम तो यही बोलते थे जग कल्याण सोचते हो तो बाबू दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात किया। अब बात ये भी कि हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट भी तो बहुत अच्छा है, जन आरोग्य में मोदी जी का फोटो डाल देगा सब। पेट्रोल पंप में देखते हैं मोदी जी का फोटो है बहुत सारा। हमको तो ये समझ में नहीं आता कि मोदी जी का फोटो क्या काम कर रहा है वहाँ पे। एकदम पूरा प्रचार में लगे हुए हैं इस तरह। व्हाट इज दिस? ये रबिश है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो समझ रहे हो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य क्या होता है? जन आरोग्य योजना कोमल क्या होता है? आरोग्य योजना यही जो बोलते हैं आयुष्मान भारत, यही ना जी? हाँ, 5 लाख का तुमको मिलता है, मिला है ना तुमको? खा मत जाना। हाँ मिलता है, हाँ बहुत सारा जो इंटेंडेड जो बेनिफिशियरीज हो जाके अपना क्लेम करे डॉक्यूमेंट्स को लेके, मिल जाएगा उसको, आपको भी मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। ठीक है यार, इधर देखो, इधर देखो हो गया तो देखो पूरा एकदम चल जाता है जोश जोश में। देखो पब्लिक हेल्थ केयर पे बाबू स्पेंडिंग करने का बात है। अभी तुमको कितना भूखे हैं हम? 0.9% बोलते थे कि नहीं बोलते थे अभी तक? और उसमें बोलते थे 0.3% तुम्हारा सेंटर का और 0.6% किसका, स्टेट का बोलते थे। तो 0.9 को 1% बोला जा सकता है ऑथेंटिक भाषा में, तो बोल दिया यहाँ पे कि पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग जो आप 1% हो रहा है उसको 2.5 से लेकर 3% GDP का करना जरूरी होगा। ये कोविड-19 में दिख गया ये चीज, क्योंकि आपका तैयारी नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर, समझ गए? इसलिए हमको करना होगा इतना, नंबर 1। इससे क्या हुआ कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, हमारे देखिए कितना बढ़िया बात है, कितना बार बोल चुके हैं क्लास में, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब बाबू 100 रुपया यदि अस्पताल में लगता है तो हमारे जेब से 62 से लेकर 65 रुपया हमारे जेब से चला जाता है, याद है कोमल? और बाकी बाद में स्टेट का हो या फिर यूनियन का। मैं ये चीज़ जब जाता है तो गरीब आदमी और गरीब हो जाएगा, और कोविड-19 में देखने को मिला ये चीज़। तो यहाँ पे यही बात है कि 1% जो GDP का खर्च होता है तुम्हारा हेल्थ केयर पे, उसको यदि हम 2.5 से लेकर 3% ऑफ GDP में खर्च करते हैं हेल्थ केयर में, तो इससे क्या होगा कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो 65% लगभग हो रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा, 35% हो जाएगा। यानी कि 65 से 35% जाना समझते हो? 100 रुपया है, 65 रुपया खर्च कर देते थे अपने इलाज के लिए, आप 35 रुपया जो बचेगा बचवा को पढ़ाएंगे, घूमेंगे, डिमांड होगा, कंजम्पशन होगा, सप्लाई होगा, मार्केट बूम हो जाएगा उस तरफ। समझ में आ रहा बात? तो देखो किस तरह जब GDP में जब, देखो बात तो यही है ना, जितना हम लोग सोशल सेक्टर पे ध्यान देंगे, है ना रमन जी, जितना सोशल सेक्टर पे हम ध्यान देंगे उतना कंट्री में इकोनॉमी बूम होगा।
स्कूल जितना अच्छा बनाएंगे उतना इकोनॉमी बूम होगा हम लोग का। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितने भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है बल देने चाहिए और उसको भी मिशन मोड में लेना चाहिए। जितना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी हिसाब से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनने चाहिए कंट्री में। चाहे आपका सैनिटेशन का बात हो, चाहे हाइजीन का बात हो। क्यों? अरे बाबू, हाइजीन के बिना मर गया लोग और सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन क्या? मेडिसिन पहुंचाइए, हाँ डॉक्टर दीजिए, बहुत तरह का बात है। पहले ही आप ले आए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान देखो कितना बेस्ट है, इसने बहुत आदमी को बचा दिया जीवन। हाँ बिल्कुल, जितना हम ज़्यादा देंगे उतना बेटर है। ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करेगा। हाँ नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है ब्रिज वगैरह बनाना। हाँ वो उसका रिटर्न्स को अलग बोलते हैं, उसको रिटर्न नहीं बोलेंगे। कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ब्रिजेस बनाना जिसमें डायरेक्ट आपको पैसा दिख जाता है, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना नहीं, वो लॉन्ग टर्म्स में है। हम ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर। नहीं हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं आपको नहीं बोल रहे, हम उस पर ध्यान। हमारा कंट्री में दिक्कत क्या है? हमारे कंट्री में खाली कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम ध्यान देते हैं। रोड वही मैं बोलना चाहता हूँ, समझे ना। हम वही ना, हमारा जो डेफिनेशन ही गलत है ना। हम कभी भी ह्यूमन कैपिटल को समझ ही नहीं रहे, खाली बोलते हैं कॉपी तक। और ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेगा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से बनेगा, स्किल डेवलपमेंट से बनेगा, स्टैंड अप इंडिया से बनेगा, स्किल डेवलपमेंट से बनेगा। तो ये चीज़ पे हम लोग को फोकस करना, जो कि मोदी जी किए हैं। ऐसा कि नहीं किए हैं, बिल्कुल किए हैं। देखिए, COVID-19 शो डेट हाउ अ हेल्थ क्राइसिस कैन ट्रांसफॉर्म इनटू इकोनॉमी एंड सोशल क्राइसिस। कितना बढ़िया बात कहा गया कि कैसे एक हेल्थ क्राइसिस के वजह से तुम्हारा ये इकोनॉमी एंड सोशल क्राइसिस बन गया है कि नहीं है। इकोनॉमी क्राइसिस पूरी तरीके से चौपट, सोशल क्राइसिस हो गया, लोग यहाँ पे है वहाँ भटक रहा है। उसके बाद तरह तरह तुम्हारा माइग्रेशन वाला चल रहा है बात। यानी कि हेल्थ क्राइसिस से कितना इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस हुआ है, जान ही रहे हो, देख ही रहे हो बाबू, कितना देखा है तुम लोग। ठीक है, तो अब देखो ये जो पॉइंट पढ़ रहे हैं इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले समय में। ये कोर वर्ड है, इस पे लंबा विस्तार में बात होगा इकोनॉमिक सर्वे में, इसलिए एक एक चीज को बढ़िया से समझो। नेशनल हेल्थ मिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ताकि वो मिटिगेट कर सके इनइक्विटी को। क्या होता है इनइक्विटी बाबू? पहुंच तक। यानी कि देखो, अमीर आदमी का डिलीवरी होगा तो आराम से पहुंच जाता है अस्पताल, है ना। अच्छा जो विद्यार्थी है तुम्हारा, अमीर आदमी, अमीर लड़का मान लो है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, उसको अच्छा स्कूल मिल जाता है। यानी कि कहने का मतलब हर एक महिलाओं का, जो प्रेग्नेंट है महिलाएं हैं, इसका यदि उसका डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो तो ज़्यादा बेटर है हॉस्पिटल में, उतना ही तुम्हारा प्री मोर्टल जो बोलते हैं डेट वो कम हो जाएगा। तो ये चीज़ देखने को मिला है। देखो नेशनल हेल्थ मिशन जो कि एकदम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इनइक्विटी को मिटिगेट करने में, रिड्यूस करने में। क्यों? क्योंकि पोरेस्ट को भी प्री नेटल और पोस्टल नेटल केयर है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है, और एक गजब इंक्रीज हुआ है एज पर योर नेशनल हेल्थ मिशन के तौर पे। समझ गए ना? एक महिलाएं हैं वो जा रही है, अपना डिलीवरी हो रहा है, बेटर है ना। हाँ आशा वर्क करना, करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ बिल्कुल वो करवाती है पोषण अभियान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एक्टिव मेंबर है वो, बहुत एक्टिव है वो। A regulator for the healthcare sector must be considered given the market fear stemming from the information asymmetry। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो कि रेगुलेटर होना चाहिए हेल्थ केयर सेक्टर का। क्यों बाबू? इन्फॉर्मेशन कहीं से कुछ आ जाता है, एक हॉस्पिटल से लोगे तो बाबू बोला कुछ और है, फिर दूसरा हॉस्पिटल में जाओगे इन्फॉर्मेशन कुछ और है। यानी कि जितना नंबर ऑफ ये क्या है, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, यानी कि इन्फॉर्मेशन का सिमेट्री नहीं होना। यहाँ से कुछ और इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन और है, यहाँ से कुछ और, अलग अलग जगह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, तो कहाँ काम करेगा? एक कॉमन इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके लिए आपको रेगुलेटर लाने होंगे। और हेल्थ केयर में इसीलिए कोमल बताए थे कि हेल्थ केयर सेक्टर में हो रहा है कि एक अम्ब्रेला प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि हम हॉस्पिटल जाए तो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाए, फिर हम दिल्ली जाए तो वो रिकॉर्ड ट्रांसफर हो जाए डिजिटली। बताए थे कि नहीं बताए थे? उसी के बारे में जोड़े यहाँ पे। एक रेगुलेटर होना चाहिए हेल्थ केयर सेक्टर पे, ताकि जो मार्केट फेल हो चुका है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री के तौर पे, क्यों इंफॉर्मेशन कहीं से कुछ भी आ रहा है, इस चीज को तवज्जो देने के लिए, इस चीज को रिड्यूस करने के लिए वी नीड अ सिंगल अम्ब्रेला सिस्टम। होप सो समझ में आ गया होगा। टेलीमेडिसिन की आवश्यकता है जी, टेलीमेडिसिन क्यों ना हो, कंट्री इतना आगे बढ़ चुका है, 5G का बात करते हैं हम लोग,
है ना। टेलीमेडिसिन बहुत जरूरी है, फुलेस्ट वे में करें, इसलिए इंटरकनेक्टिविटी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा हमें। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है, कहाँ से टेलीमेडिसिन करोगे तुम? सारे समझ रहे हो टेलीमेडिसिन मतलब यहाँ दूर से ही सर्जरी हो रहा है। यस, इस पे ध्यान देना होगा। अब देखिए, हाँ ये तो गजब चीज़ है, ये तो गजब चीज़ है। देखो ये इसलिए है, देखो अभी तक तुम लोग ये पढ़ रहा है कि सर कैपिटलिज्म जो बात करते हैं, कैपिटलिज्म में क्या होता है कि रिच और पुअर के बीच में डिवाइड हो जाता है। हाँ यही चीज़ हम कल भी जान रहे थे, हाँ परसों भी जान रहे थे, लगातार जान रहे हैं, है कि नहीं है। वो सबसे बड़ा सवाल है कि यदि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो मानते हैं कि रिच और पुअर के बीच में डिवाइड हो जाता है, मगर कहीं ना कहीं बहुत सारे पुअर बीपीएल से एपीआर में भी तो आते हैं। यही तो हुआ एलपीजी के बाद, मानते कि डिवाइड हुआ, मगर जो गरीब बहुत नीचे तबका था वो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ही उठ पाया, डिवाइड तो रहेंगे। तो वही बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी एलिविएशन। समझे, यदि हमारा कंट्री जीडीपी अच्छा से ग्रोथ करे कॉमन, तो पॉवर्टी को जो उठाने का जो बात करते हैं वो उठेगा, वहाँ पे वो अच्छे से उठ जाएगा, बीपीएल से ऊपर उठ के एपीएल में चला जाएगा। ठीक है, मानते इनइक्वालिटी भी बढ़ेगा और पॉवर्टी वाला एलिवेशन ज़्यादा होगा। समझे, इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ टू लिफ्ट द पोर आउट ऑफ पॉवर्टी। गरीबी से निकालना बहुत जरूरी है गरीब को, और उसके लिए आपका जीडीपी ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? जीडीपी ग्रोथ होता है तो बाबू इसका बौछार सब जगह पहुंचता है। कैसे? कैसे ना हो, डिमांड सप्लाई चेन सिस्टम अच्छा हुआ तो नए नए उद्योग हो गए, नए नए उद्योग हो गए तो लोग जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, नया नया किराना दुकान बनेगा तो लोग जाएंगे काम करने के लिए। जब लोग काम करने के लिए जाएंगे तो जब पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो मार्केट रन हो जाएगा, मार्केट रन होगा, जब पैसा आएगा फिर से वापस जाएगा, तो उस तरह गरीबी हटेगा। अब एक समय देख लो, 70 का दशक का देख लो, कितना गरीबी था, हद गरीबी था। हमारे पिताजी खुद बोलते गांव में सब गरीबी था। हाँ इतना हालत है, मार भात खा के रहते थे, बताइए यह स्थिति था। हाँ ये आलम रहा, बताइए हालत खराब था, बहुत हालत खराब था। अभी भी खाता है, मगर अभी का कॉन्टेक्स्ट अलग, उस समय तो दिक्कत ही था, अभी शौक से खाता है। हाँ अच्छा है, क्या हंस रहे हो तुम लोग? अपना ही कुछ बोल के हंस रहा है। अच्छा खाए हो तुम लोग क्या? ठीक है, गरीबी बहुत कुछ सिखाता है। देखो, redistribution in a developing country, developing economy is feasible only if the size of the economic pie grows। बोला है कि बाबू जो रीडिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का ये तभी हो पाएगा, फिजिबल होगा जब आपका इकोनॉमी का प्रोग्रेस, जीडीपी प्रोग्रेस होगा तो अल्टीमेटली छुएगा ही छुएगा। जो तुम लोग को ट्रिकल डाउन थ्योरी इस क्लास में बहुत पहले बताया जाता था, यही सब है। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स कैसे जोड़ रहे हैं, कोशिश करो सभी चीज़ को समझने का। ग्रोथ कॉजेज डेब्ट टू बिकम सस्टेनेबल इन कंट्रीज विद हायर ग्रोथ रेट्स। अब क्या है, ग्रोथ से क्या होता है तुम्हारा, डेब्ट टू बिकम सस्टेनेबल। हायर ग्रोथ रेट्स होगा तो उतना बेटर है, उतना हम सस्टेन कर पाएंगे, समझे, उतना हम सस्टेन कर पाए, उतना अच्छे से रह पाएंगे। जो फिजिकल पॉलिसी डेट प्रोवाइड्स एन इम्पेटस टू ग्रोथ विल लीड टू द लोअर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। जो फिजिकल पॉलिसी, हम लोग का फिजिकल पॉलिसी है ना जी, कि इतना सारे इतना खर्च करेंगे यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जो प्रोवाइड करता है कि आपका ग्रोथ क्या होगा, और इससे जो जीडीपी डेब्ट कर्ज जितना कम हो उतना बेटर है। उसके लिए फिजिकल पॉलिसी बेस्ट होना चाहिए। फिजिकल पॉलिसी मतलब क्या, यूनियन बजट में बोला जाएगा कितना इतना हम फिजिकल डिफिसिट लेने वाले हैं, ये सभी क्या फिजिकल पॉलिसी के अंदर होगा। कहाँ पे आवंटन किया जाएगा पैसा को, कितना एलोकेट किया जाएगा, एमजी रहेगा कितना दिया जाएगा, इसको उसको जो भी चीज़ है। तो फिजिकल पॉलिसी कहीं ना कहीं डिसाइड करती है कि हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कैसा होगा, और ये भी बहुत बड़ा डिसाइड करता है कि जो बाहर से एफडीआई आएंगे, जो एफपीआईज आएंगे, जो मार्केट पे खर्च होगा, ये सभी पैरामीटर को देखते हुए आते हैं। समझे बात को। गिवन इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल, डेब्ट सस्टेनेबिलिटी इज अनलाइकली टू प्रॉब्लम इवन इन द वर्स्ट सिनेरियो। बोला कि इंडियाज का जो ग्रोथ का पोटेंशियल, इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है ना, बहुत बड़ा मार्केट है। तो इंडिया का इतना बड़ा मार्केट है कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्ज भी हुआ कोई बात नहीं, चल जाएगा, क्योंकि आपका इतना बड़ा इकोनॉमी है और इतना बड़ा मार्केट है। और यही तो इस बार बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा सेकेंड मॉड्यूल में,
आज टाइम मिलेगा सेकंड मॉड्यूल बताएंगे जरूर, मगर कोशिश करो समझने का पहले अभी कि इसमें भी सेकंड मॉड्यूल में भी जो स्टार्टिंग होगा उसके बाद इसमें भी यही बोला कि काहे आप 3.5% 4% बोल रहे हैं, आपका हो चुका है, काहे आप क्राउड इन क्राउड आउट का बात करते हैं। अब कंट्री ऊपर उठ चुका है, अब छोड़िए, बोरोइंग करिए और खर्च करिए, और उसका एग्जाम्पल भी दिया है बहुत अच्छे से। आई अप्रिशिएट, क्योंकि इस बार के इकोनॉमी सर्वे में 4-5 जो चीज़ हुआ है बहुत चौंकाने वाला, नया नया एक प्रिंसिपल लेके आया है जो अभी तक नॉर्मल इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ने को मिलता था। ये सब चीज़ लिटरली बता रहे हैं, बात समझे ना। तो यही बोल रहा है कि इंडियाज़ का जो ग्रोथ का पोटेंशियल है, हम वर्स्ट सिनेरियो में भी हम लोग का हालत खराब नहीं होगा, समझे ना। इन टाइम्स ऑफ स्लो डाउन देयर इज अ नीड फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं। स्लो डाउन में पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही तुम्हारा डिमांड बढ़ेगा, समझे। एंड इट कॉल्स फॉर फिजिकल पॉलिसी टू सपोर्ट ग्रोथ। फिजिकल पॉलिसी है कि नहीं, आया थी निर्मला सीतारामन बहुत बार आई पैकेज देने के लिए। हैंस देयर इज अ नीड टू रीथिंक अबाउट फिजिकल रूल्स, और इसलिए हमको सोचना होगा किसको इशारा कर रहा है, ये फिजिकल डिफिसिट को इशारा कर रहा है कि क्या आप FRBM का हमेशा गाते रहते हैं, वहाँ आप 3.5 करते रहते हैं, ठीक है ना। अब तो जाएगा ही, अभी बोल रहे हैं अभी ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन था ना, तो 9% भी तो आप FRBM के हिसाब से ही बोले हैं। तो यानी कि हम तो अभी शुरू से ही अलाप रहे हैं कि FRBM होना चाहिए उसका, वो बोले कि नहीं करिए, ये सब छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा बहुत बड़ा इकोनॉमी है, बहुत पोटेंशियल है। तो आप फिजिकल पॉलिसी के बारे में मत सोचिए, फिजिकल रूल्स के बारे में मत सोचिए, या फिर सोचिए तो अलग ढंग से सोचिए, आपको रीथिंक करना होगा उसके बारे में, समझ रहे हो ना। पहले वाला ट्रेडिशनल वाला तरीका नहीं चलेगा। देखो, द सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग मेथोडोलॉजी नीड्स करेक्शन एज द करेंट रेटिंग डू नॉट रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल्स, दे आल्सो अफेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो इन अ मैकेनिकल मैनर। बोला कि जो बाहर का जो क्रेडिट एजेंसी है, जैसे क्राइसिल है, कोमल है ना, स्टैंडर्ड एंड फिंच वाला जो है, स्टैंडर्ड एंड पोर वाला है, जो बाहर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो क्रेडिट देती है कंट्री, हमारा कंट्री में कॉर्पोरेट्स लोग इतना आ सकता है, इसके हिसाब में वो B++ मिलता है, याद होगा आपको, इस तरह का रेटिंग होता है। ये बोला है कि ये जो रेटिंग है इसको भी करेक्शन की आवश्यकता, और बहुत पहले मिनिस्टर ने बोला था ऐसा, बहुत पहले मिनिस्टर ने बोला है ये चीज़ कि जो बाहर से जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमारे इंडिया को देता है, रैंक देता है, इसका आधार ठीक नहीं है। तो वही बोला है कि यहाँ पे करेक्शन होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये इम्पैक्ट करता है बाहर के FDI को, क्योंकि इंडिकेटर है ये, और इंडिकेटर में हमको पीछे कर दिया जाएगा तो FDI नहीं आएगा जितना वो डिजर्व करता है। तो यही बोला जा रहा है कि जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है, यानी कि सरकार वाला जो क्रेडिट रेटिंग है, मेथोडोलॉजी है, उसको करेक्शन करना होगा, नहीं तो तुम्हारा दिक्कत हो सकता है। ये इफेक्ट करता है तुम्हारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज को, चाहे फॉरेन में क्या, चाहे FDI हो चाहे FPI हो। इकोनॉमी सर्वे ब्लेम करता है सरकार को कि परफॉर्मेंस रहा है आपका डिसइन्वेस्टमेंट का। आपने बड़ा बात कर दिया, 2017-18 में आपने 1 लाख करोड़ का तो आपने कर लिया था, उसके बाद आपका ट्रेंड खराब हो गया। रामानंद जी याद आ रहा है कुछ? डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात हुआ था 2017-18 में, बहुत ज़्यादा अचीव किया गया था ना जी, उसके बाद कम हो गया। जब मैं समझता है डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, अपना शेयर बेच देना PSUs में, या अपना जो भी उसका है। तो वही बोल रहा है कि ये ब्लेम कर रहा है इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट के ऊपर कि आपका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। आप बोले बताइए 2.1 लाख करोड़ का आप टारगेट करिएगा, बस गवर्नमेंट बस मात्र 15,000 करोड़ आप डिसइन्वेस्टमेंट किए। व्हाट इज दिस? ठीक है, और कल बताए थे तुम लोग, कल बताए थे कि नहीं बताए थे, स्टॉक प्राइसेस में कितना कम है, बेस ईयर बताए थे, और उसमें 2009 से लेके तुम्हारा 2020 का देखो, मात्र 100 से लेकर तुम्हारा 115 तक कुछ नहीं हुआ, रिमेंड स्टैग्नेंट। क्योंकि वही तुम्हारा प्राइवेट का BSE था, वो बहुत ऊपर चला चुका, 5 टाइम्स बढ़ चुका था, कल हुआ तक नहीं हुआ था। वही चीज़ तो है यहाँ पे, एज द स्टॉक प्राइजेस आर इंक्रीजिंग इन रिसेंट टाइम, गवर्नमेंट क्लियरली कुड हैव मच डन बेटर। स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, अब PSUs में आप डिसइन्वेस्टमेंट कर देते तो प्राइवेट आता तो शेयर मार्केट वहाँ गुम होता, उसका प्राइवेट का फायदा होता, वहाँ आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आपको डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सरकार प्लान लेके आई कि नहीं आई? सरकार बोली है कि स्ट्रेटेजिक वाला जो सेक्टर होगा वो हम रखेंगे 1 से लेकर 4 तक, अदरवाइज जितना नॉन स्ट्रेटेजिक वाला है वो स्टेप बाय स्टेप उसको हम डिसइन्वेस्ट करेंगे। कल बताए थे तुमने, याद है? देखो, तो अब ये बात समझो, बिटवीन अप्रैल एंड दिसंबर, देखो इस पीरियड में क्या हुआ, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, क्या होता है, पहले ये पहले का वर्ड है, इसको अभी का वर्ड FPI बोलोगे, FPI है, पहले रामानंद जी ये वर्ड चलता था।
इस बार इकोनॉमिक सर्वे में ये वर्ड यूज़ किया गया। हाँ, अभी पोर्टफोलियो हो जाएगा। FPI बाबू इसी का दूसरा नाम है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैव नेट इन्वेस्टेड मैसिव $30 बिलियन इन बाइंग इंडियन स्टॉक्स। देखो हमारे मात्र अप्रैल से लेकर दिसंबर, मंथ गनो बाबू कितना मंथ होता है अप्रैल से लेकर दिसंबर, कितना होता है अप्रैल से लेकर दिसंबर कितना मंथ होता है, गन के बताओ। 9 हुआ अप्रैल से, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो अप्रैल से लेकर हम दिसंबर का बात करेंगे तो $30 बिलियन हमारे इंडियन स्टॉक्स में है, शेयर मार्केट में है, जो कि 5 टाइम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2019 का सेम 9 मंथ्स का। समझ में आ रहा है? दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मेन रीजन ड्राइविंग द स्टॉक मार्केट। और यही कारण है, यदि हमारा पहले सिस्टम अच्छा है तो 50,000 का आंकड़ा भी छू दिया 21 जनवरी को, क्योंकि वो छू रहा था, चल रहा था। और क्यों? इसका रिपरकशन इंटरनेशनली है, जो बता चुके हैं, इंटरनेशनली हैपनिंग जो होगा यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज इन 2019 एंड 20 स्टूड एट, हमारा जो शेयर है जीडीपी का कितना 14.7%, यानी कि 15% बोल देते हैं इसी को। बट इन 2020 और 21 जो हुआ है, इसमें लग रहा है कि ये 14.7% से ये 16.3 चला जाएगा। अच्छी बात है ना, यानी कि पहली बार देखो ग्रोथ हुआ इतना लंबा समय के बाद, है ना। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 16.3 ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ अदर मेजर सेक्टर्स। मैन्युफैक्चरिंग गिर गया, सर्विस गिर गया, तो उसी में मात्र एक एग्रीकल्चर ही फ्लरिश रहा है, क्योंकि आदमी खाना खाने तो बंद नहीं करेगा जो बात, समझे। एंड दिस द फर्स्ट टाइम द सेक्टर शेयर इन द इकोनॉमी विल ग्रो। पहली बार, एक दशक में पहली बार देखा जा रहा है कि जहाँ पे एग्रीकल्चर कोविड की वजह से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। मंथली जीएसटी कलेक्शन देखो दिसंबर का 1.15 लाख करोड़ रहा है। मैंने बोला है तुमको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, मानते हैं कोविड के टाइम में जो पीक पे टाइम था वहाँ कलेक्ट नहीं हुआ था ठीक से, और फिर रिकवर तो हो ही गया है। तो वही तो बोला गया है कि वो जो कि 12% ज़्यादा है दिसंबर 2019 से। दिसंबर 2019 की तुलना में इस बार दिसंबर 2020 में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो 12% ज़्यादा हुआ है, और वो 1.15 लाख करोड़ हुए हैं, यानी कि अच्छा खासा हुआ है आपका, समझे। तो ये इंडिकेशन है, ये क्या चीज़ का इंडिकेशन है कि हमारा जीडीपी रिकवर कर रहा है। जीएसटी कलेक्शन होने का मतलब क्या है कि फिर से उद्योग हो रहा है, सिंपल इंडिकेशन है। दिस इज बिकॉज ऑफ रैपिड इकोनॉमिक रिकवरी, यानी कि वी शेप की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग, समझे। पोस्ट पैंडमिक एंड नेशनल वाइड ड्राइव अगेंस्ट जीएसटी इन्वेडर। अब देखो अब क्या है, दूसरी तरफ है कि जीएसटी इन्वेडर जो भागता था उसको बहुत तरीके से हम लोग रूल्स लाए, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस को बचाने के लिए। उसी तरह जीएसटी में भी बहुत सारा चीज़ किए हैं ताकि जो भाग रहा था जीएसटी के नेटवर्क से उसको पकड़ के हम रख दिए और टैक्स दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एंड फेक बिल्स, ठीक है, ये सभी सिस्टमैटिक चेंजेस हुए हैं रिसेंटली, और इसी का अंजाम आपको देखने को मिलता है कि दिसंबर 2020 में आपको 12% ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू 2019 मिलता है। और यदि मैं पैसा का टर्म्स बोलूँ तो 1.15 लाख करोड़ आपको मिलता है। अब देखो समझ में आ रहा है ना सभी चीज़, वेरी स्लो। देखो एज एन जनवरी 1, यदि जनवरी 1 का बात करूं तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ बाबू 6.7% था, यानी कि सिंगल डिजिट में था। और ये दुर्भाग्य की बात है, रमानी जी समझ रहे हैं ना। बैंक क्रेडिट मतलब क्या था, बैंक देने का, बैंक जो पैसा दे रहा है उसका क्रेडिट ग्रोथ मत कितना है, मात्र 6.7, बहुत कम है। यानी कि पहले उतना देता था, अब ग्रोथ होकर इतना हुआ है। कम से कम तो मिनिमम डबल डिजिट में होने चाहिए, ये सिंगल डिजिट में है, विच इज वेरी बैड। तो वही लिखा है देखो, सिंस सितंबर 2019 बैंक क्रेडिट ग्रोथ हैज़ बीन इन अ सिंगल डिजिट्स, सिंगल डिजिट में रहा है। देखो अभी भी सिंगल डिजिट में है, ये चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि अभी हमने तुमको बहुत पहले बताए थे ट्रेंड स्टॉक में या डेटा बुक में कि जो बैंक का क्रेडिट है वो कम हो गया है एज कम्पेयर टू बैंक का डिपॉजिट। जब ऐसा हो जाता है बाबू कमाएगा कहाँ से बैंक फिर? हाँ बस, एक तो बैंक पैसा दे रहा है वो भी एनपीएस हो जा रहा है, और बैंक के पास आप डिपॉजिट भी कर रहे हैं, तो बैंक तो फंस गया। क्योंकि बैंक में जो पैसा आप जमा करोगे, जो डिपॉजिट करोगे तो वो तो लायबिलिटी है बैंक के लिए, और जो आप क्रेडिट दोगे वो तो बैंक जो लोन है वो तो बैंक के लिए एसेट है। तो यहाँ जो मिसमैच हो जाएगा तो हो सकता है बड़ा बड़ा एपिसोड हो जाए, जैसे IL&FS का हुआ था एपिसोड। यस, कनेक्ट कर पा रहे हैं उस चीज़ से आप? वहाँ पे भी एसेट और इसका मिसमैच था। हाँ बिल्कुल, इसी कॉन्टेक्स्ट में बोले हैं।
समझ बात को, वो नहीं जाएंगे वहाँ पे, बहुत पुराना न्यूज़ है वो। देखो तो ये क्या है कि ये एक वरी है नेशन के लिए। अब देखो ये समझना होगा तुमको कि इंडियाज़ का जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर है, यानी कि फुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बड़ा बात करते हो यहाँ पे, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात होता है इस क्लास में, है ना। इस क्लास में 5G टेक्नोलॉजी का बात होता है, मैं इस क्लास में ये भी बात होना चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारा GDP कितना खर्च होता है, मात्र बाबू 0.65%, यानी कि 1% भी नहीं। और इस कंट्री को विश्व गुरु बनना है। हम मानते पैसा नहीं है, हम भले ही क्रिटिक बन जाए, हमारे पास पैसा रहेगा तब ना खर्च करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो पैसा नहीं है तो काहे विश्व गुरु बनना है, ये भी तो बात सही है ना। बस खाली प्रचार के लिए विश्व गुरु बनना है सबको। तो वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि देखो मात्र एक्सपेंडिचर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 0.65% GDP का हुआ, जो कि बाबू टॉप 10 इकोनॉमिक्स में सबसे लोअर है। टॉप 10 इकोनॉमिक्स जो तुम्हारा डेवलपिंग इकोनॉमिक्स हो या डेवलप इकोनॉमिक्स हो, बड़ा कंट्री बाबू, जो तुम्हारा डेवलपिंग कंट्री है वो 2% खर्च करता है, 2.5% खर्च करता है। हमारा बताओ 1% भी खर्च नहीं है। ये बहुत चिंता का विषय है। ड्यू टू द डिसप्रोपोर्शनेटली लोअर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बिजनेस और प्राइवेट सेक्टर। ये इसलिए भी है कि प्राइवेट सेक्टर लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करता है। क्यों? क्योंकि केवल ये सरकार के ऊपर ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। सरकार देखो, सरकार इसमें 0.65% में सरकार अपना 56% देती है, हाँ, इस चीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मात्र 46% उधर से आता है। तो कोशिश होना चाहिए था कि प्राइवेट को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्राइवेट को बहुत फायदा होता है। और फ्री मार्केट में जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा रामानंद जी, उतना ही बेटर होगा, और उतना ही सेमीकंडक्टर वाला दौर होगा, और उतना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला दौर होगा, उतना ही एलन मस्क वाला बुद्धि होगा। एलन मस्क खुद किया था, और इतना ऊपर निकल गया कि नासा के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है उसका। समझने वाली बात है। तो इसलिए अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीज़ पे विचार किए जाएंगे, वो इकोनॉमिक्स सर्वे के दूसरे मॉडल में देखेंगे हम लोग। समझ गए बात को? देखो मात्र हम जुगाड़ इनोवेशन पे है। जुगाड़ क्या है? जुगाड़ मतलब जो बोलते हैं ना, जुगाड़ है हमारा, तो इंडिया के लिए आता है जुगाड़ इनोवेशन। क्या है? वॉशिंग मशीन के नाम पे कुछ नट बोल्ट जोड़ दिए हैं और ऐसे से हो रहा है। मैं बोला आखिर कब तक? यदि जुगाड़ करिएगा तो एक तो ऐसे ही आपका ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम है, तो जुड़े नहीं हैं, और जुगाड़ क्यों लेगा कोई आपको? नेपाल भी नहीं लेगा आपसे जुगाड़ वाला। तो जुगाड़ ठीक है, आप अपने लिए ठीक है, मैं आपको इनोवेशन लाने होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मोर रिलायंस ऑन जुगाड़ इनोवेशन रिस्क मिसिंग द क्रूशियल अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट आवर वे इनटू द फ्यूचर। ये कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी को मिस करवाता है जहां आप फ्यूचर में जाकर बेस्ट कर सकते थे। गजब का आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकते थे, गजब का डीप लर्निंग क्रिएट कर सकते थे, गजब का न्यूरल नेटवर्क वाला आप बना सकते थे। ये मिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर समय जुगाड़ टेक्नोलॉजी कर रहे हो। दिस रिक्वायर्स अ मेजर थ्रस्ट ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय द बिजनेस सेक्टर। वही तो बोले, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तब जाके ये जुगाड़ इनोवेशन पूरी तरीके से अभी का जो 21वीं सदी का जो तुम्हारा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है उसको वो पूरा कर सके। दैट इज द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। कंप्लीट कर दिया मैंने। ओह माय गॉड, अच्छा ठीक।